नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कंपटीशन ओनली पर। तो आज के इस वीडियो में हम उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो पूरा टॉपिक पढ़ेंगे पहले और लास्ट में प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए तो लास्ट में प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले पूरी वीडियो को देखें और लास्ट में प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में उत्सर्जन तंत्र को समझते हैं, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम को जानते हैं। तो उत्सर्जन क्या होता है? जंतुओं के शरीर में उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि कई ऐसे अवशिष्ट पदार्थ वेस्ट मटेरियल का निर्माण होता रहता है जो शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं अपन? उत्सर्जन तंत्र। यानी जो हमारे शरीर में जैसे अनुपयोगी यानी खराब पदार्थ होते हैं, उन्हें शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। कैसे? जैसे सांस लेते हैं, श्वसन में बताया था आपको श्वसन वाले चैप्टर में कि सांस लेते हैं तो अपन फेफड़ों के से अंदर बाहर क्या निकाल देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे जल तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सब क्या है? अवशिष्ट पदार्थ। तो अतः उपयुक्त स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इसका शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। इसकी क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। सामान्य भाषा में अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। उत्सर्जन तंत्र वे उत्सर्जी अंग जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। जैसे मल मूत्र आदि, ये सब क्या है? उत्सर्जी पदार्थ यानी उत्सर्जन। तो ये सब उत्सर्जन के अंतर्गत आते हैं। जंतुओं के शरीर में उपापचय के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, कई ऐसे अवशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है जो शरीर को हानिकारक होते हैं। अतः उपयुक्त स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इसका शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। इसी क्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। उत्सर्जन तंत्र वे उत्सर्जी अंग जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। जैसे किडनी, तो ये उत्सर्जन तंत्र का ही अंग है, क्योंकि इस सबसे महत्वपूर्ण इस टॉपिक में वही है। लीवर, आगे समझते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं उत्सर्जी पदार्थ को, अवशिष्ट पदार्थ यानी उत्सर्जी पदार्थ को। जैसे यहाँ से अनार के दाने डाले और इस मशीन से जूस यहाँ निकल गया और अवशिष्ट पदार्थ इस साइड निकल गई, तो ये क्या हो गया? अवशिष्ट पदार्थ, ये उत्सर्जन हो गया है इसका। तो यहाँ से जूस डाला, मतलब अनार के दाने डाले, यहाँ से अनार जूस निकल गया और ये अवशिष्ट पदार्थ निकल गई, तो अपशिष्ट पदार्थों को ही उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। तो उत्सर्जी पदार्थ कौन से हैं अपने शरीर में? एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है? एक्सक्रीटरी मटेरियल अपने शरीर में कौन कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, पसीना और नाइट्रोजन वेस्ट कौन से हैं? तो ये हैं यूरिया,
यूरिक एसिड, अमोनिया और यूरिन यानी मूत्र, ये सब क्या है? अवशिष्ट पदार्थ। तो इन्हें आगे समझते हैं। तो इनको समझते हैं, इसकी थोड़ी डेफिनेशन समझ लेते हैं थोड़ी और, थोड़ा इसे समझते हैं। उत्सर्जन तंत्र यानी रेनल सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो केवल किडनी के विशिष्ट अध्ययन को क्या बोला जाता है? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। तो नेफ्रोलॉजी किसे कहते हैं? केवल किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, या बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यूरोलॉजी किसे कहते हैं? तो यूरोलॉजी को समझते हैं। यूरोलॉजी में महिला और पुरुष के सभी यूरिन से जुड़े अंगों का अध्ययन किया जाता है। तो महिला और पुरुष के जुड़े मतलब सिस्टम को अध्ययन करने, यूरिन से जुड़े अंगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यूरोलॉजी। तो महिला और पुरुष के यूरिन से जुड़े अंगों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? यूरोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीटेशन को समझते हैं अब। तो यह ऐसी प्रक्रिया है यानी उत्सर्जन तंत्र, इसमें शरीर के अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसे ही अवशिष्ट यानी उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे मेन टॉपिक इसमें क्या है? सबसे मेन टॉपिक किडनी है, जैसे राइट किडनी, लेफ्ट किडनी और यूरेटर, इसके बाद है ब्लेंडर, और ये क्या है? यूरेथर। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आगे, और इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है। तो उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं अपने? उत्सर्जी अंग हैं अपने कौन कौन से? तो उत्सर्जी अंग है किडनी, फेफड़े, यकृत और त्वचा। तो त्वचा से, तो किडनी से क्या निकलता है? इससे मूत्र बनता है। तो मूत्र, और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है बाहर, और यकृत यानी लीवर से अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। तो अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? लीवर। और त्वचा से क्या निकलता है? तो पसीना यानी स्वेट। तो किडनी मूत्र का निर्माण करती है, फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, और यकृत यानी लीवर अमोनिया को शरीर में यूरिया में बदल देता है, और त्वचा पसीना बाहर कर देता है। ठीक, तो इन्हीं सभी को समझते हैं आगे। तो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीव 4 प्रकार के होते हैं। तो पहले इन्हें देख लेते हैं, बाद में उनको भी पढ़ रहे। तो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीव 4 प्रकार के होते हैं। अमोनिया, अमोनोटेली। तो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीव 4 प्रकार के होते हैं। तो ये कौन कौन से हैं 4 प्रकार? अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और गुआनोटेलिक। तो कौन कौन से हैं? अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, गुआनोटेलिक। ठीक, तो अमोनोटेलिक को समझते हैं। अमोनोटेलिक क्या है? इन जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। तो अमोनोटेलिक में क्या है? अमोनो मतलब अमोनोटेलिक में क्या है? तो अमोनिया। अमोनोटेलिक उत्सर्जी पदार्थ, अमोनोटेलिक में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया। वो उत्सर्जन किसका कर देते हैं? अमोनिया का। अमोनोटेलिक। अमोनिया अत्यधिक विषैला पदार्थ है। अत्यधिक विषैला पदार्थ होने के कारण इसके उत्सर्जन के लिए जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो अमोनोटेलिक में सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। जो जंतु अमोनोटेलिक में आते हैं
उन्हें सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है क्योंकि वह अमोनिया उत्सर्जित करती है। तो उदाहरण के लिए क्या है, जलीय जंतु, मछली, अमीबा। तो जो भी जल में रहते हैं वो क्या अमोनिया उत्सर्जित करते हैं, जैसे मनुष्य यूरिन। ऐसे ही अमोनोटेलिक जंतु क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन, मतलब अमोनिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं। तो आगे यूरियोटेलिक। तो यूरियोटेलिक को समझते हैं, यूरियोटेलिक। तो यूरियोटेलिक को समझते हैं। तो जैसे उसका नाम क्या है, यूरियोटेलिक यानी यूरिया। तो यूरियोटेलिक से रिलेट किया अपन ने यूरियोटेलिक। तो इन जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। यूरियोटेलिक में क्या है, उत्सर्जी पदार्थ यूरिया। यूरिया अपेक्षाकृत कम विषाक्त पदार्थ होता है, अतः उत्सर्जन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। तो यूरिया का उत्सर्जन करने के लिए कम जल की आवश्यकता होती है यूरियोटेलिक में, यानी यूरिया। ठीक, यूरियोटेलिक में यूरिया का उत्सर्जन होगा और इसमें कम जल की आवश्यकता होगी। उदाहरण इसके क्या हैं, स्तनधारी और मनुष्य। तो इसके उदाहरण क्या है, स्तनधारी और मनुष्य। ठीक, मैनी मैमल्स, पूरे टोटल स्तनधारी आ जाते हैं इसमें। यूरिकोटेलिक, इसको समझते हैं अब, यूरिकोटेलिक। तो यूरिकोटेलिक में नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में होता है। तो यूरिकोटेलिक है ना, जो वो नाइट्रोजन का उत्सर्जन करते हैं, कैसे, यूरिक अम्ल के रूप में होता है। यूरिक अम्ल उत्सर्जित करने वाले जंतुओं को यूरिकोटेलिक कहते हैं। ठीक, तो यूरिकोटेलिक किसे कहते हैं, जो यूरिक अम्ल को उत्सर्जन करते हैं, नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं, उन्हें यूरिकोटेलिक जंतु कहते हैं। तो यूरिकोटेलिक में कौन कौन से आ जाते हैं, तो यूरिकोटेलिक में पक्षी सरीसृप आ जाते हैं। गुआनोटेलिक को जानते हैं। तो गुआनोटेलिक किताबों में नहीं मिलता है। गुआनोटेलिक यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था। तो जो गुआनिन का उत्सर्जन करती है उन्हें क्या बोलते हैं, गुआनिनटेलिक। गुआनोटेलिक किसे बोलते हैं, जो गुआनिन का उत्सर्जन करता है उसे गुआनिन कहते हैं। गुआनोटेलिक कौन है, गुआनिन का उत्सर्जन करने वाले जंतु गुआनोटेलिक हैं। और गुआनोटेलिक के उदाहरण क्या हैं, मकड़ी, बिच्छू आदि। मकड़ी और बिच्छू किसके उदाहरण हैं, तो गुआनोटेलिक के। तो अब इन उत्सर्जी अंगों को समझते हैं डिटेल में, जैसे किडनी यानी वृक्क, फेफड़े और लंग्स यानी लीवर यानी यकृत, और त्वचा यानी स्किन, इनको समझते हैं। तो पहले त्वचा को समझते हैं, स्किन को। त्वचा, स्किन, यह शरीर में अत्यधिक लवण और पसीना की मात्रा को उत्सर्जित करता है। तो हमारी स्किन है ना, जो वो किसका उत्सर्जन करती है, तो लवण और पसीने की मात्रा का उत्सर्जन करती है। ठीक, त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथियां तथा थैली ग्रंथियों के द्वारा क्रमशः पसीना एवं तेल का स्रावन होता है। तो श्वेत ग्लैंड और सेबकॉस ग्लैंड, इन दोनों से क्या होता है, पसीना और तेल का स्रावन होता है। तो श्वेत ग्रंथियों से पसीना निकलता है और तेलीय ग्रंथियों से तेल निकलता है। मतलब जो चेहरे पर थोड़ा तेल सा आ जाता है गर्मी के टाइम पे,
तो तेल ग्रंथियाँ से तेल निकल आया, और श्वेत ग्रंथियों यानी पसीना आना, तो त्वचा से पसीने के रूप में, तो यह श्वेत ग्रंथियों से, श्वेत ग्लैंड से पसीना निकलता है। जो त्वचा किस किस का उत्सर्जन करती है? तेल का और पसीने का। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा। जय हिंद दोस्तों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। फेफड़े। तो फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। तो अपन ने पहले डायग्राम में बताया था कि फेफड़े किसका उत्सर्जन करते हैं। तो फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड यानी एवं जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। जल वाष्प के रूप में फेफड़े लहसुन, प्याज एवं कुछ मसालों में पाए जाने वाले वाष्पशील घटक को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो लहसुन प्याज खा लेते हैं जब, तो वह मुंह से बदबू यानी सांस के द्वारा बाहर बदबू आती है, यानी सांस में दुर्गंध आती है, तो वह लहसुन प्याज को फेफड़े बाहर निकाल देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। तो फेफड़े किस किस का उत्सर्जन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प का, और लहसुन प्याज इन और मसालों को सांस के द्वारा वाष्पशील घटकों को शरीर से बाहर निकालते हैं। यकृत को समझते हैं हम, लीवर। तो लीवर क्या काम करता है? यूरिया का निर्माण कर देता है। तो यह शरीर के विषैले पदार्थ अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। तो लीवर का क्या काम है? शरीर के विषैला पदार्थ कौन है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है लीवर। यह रक्त परिसंचरण के दौरान बनने वाले अवशिष्ट यानी बिलीरुबिन का भी उत्सर्जन करता है। तो बिलीरुबिन का उत्सर्जन कौन करता है? लीवर। और अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? लीवर। ये महत्वपूर्ण है। और अमोनिया कैसा है? विषैला पदार्थ। तो किडनी को जानिए। अब किडनी के बारे में और समझते हैं। किडनी यह मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है। तो सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है मानव का? किडनी, जो नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थों को उत्सर्जित करता है। तो यह मानव का उत्सर्जी अंग है, मुख्य उत्सर्जी अंग है, जो नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थों को उत्सर्जित करता है। कौन? किडनी यानी वृक्क। गुर्दे का उद्देश्य मुख्य रूप से रक्त को फिल्टर करना है। तो किडनियों का मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? रक्त को फिल्टर करना। मनुष्य में उदर गुहा यानी उदर गुहा के पीछे की ओर कशेरुकदंड के दोनों ओर एक एक वृक्क स्थित होता है, यानी एक एक किडनी स्थित होती है। जैसे आप डायग्राम से देख पा रहे होंगे कि मनुष्य के उदर गुहा के पीछे, यानी ये रीढ़ की हड्डी है, इसके पीछे तो दोनों साइड क्या है? किडनी। उदर गुहा के पीछे दोनों ओर एक एक किडनी स्थित है। ठीक, ये किडनी स्थित है। किडनी के चारों तरफ पेरिटोनियम की झिल्ली पाई जाती है। तो किडनी के चारों ओर कौन सी झिल्ली पाई जाती है? पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है। प्रत्येक किडनी का वजन लगभग 140 से 180 ग्राम होता है। तो प्रत्येक किडनी का वजन क्या है? 140 से 180 ग्राम होता है। किडनी को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भागों में? तो कॉर्टेक्स और मेडुला। तो कॉर्टेक्स क्या है? वृक्क का बाहरी भाग होता है। कौन? कॉर्टेक्स क्या होता है? किडनी का बाहरी भाग। और वृक्क किडनी का आंतरिक भाग कौन होता है? मेडुला। तो मेडुला कहाँ है? मेडुला ये आंतरिक भाग है। वृक्क की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन कहा जाता है। तो किडनी की कार्यात्मक
और संरचनात्मक इकाई कौन है? नेफ्रॉन। प्रत्येक किडनी में लगभग 10 से 12 लाख सूक्ष्म एवं कुंडलित नलिका के रूप में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो 10 से 12 लाख क्या पाए जाते हैं किडनी के अंदर? नेफ्रॉन। किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो किडनी के अध्ययन विज्ञान जिस शाखा में किया जाता है उसे नेफ्रोलॉजी कहते हैं। तो किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। तो किडनी लाल और हल्के भूरे रंग की होती है। किडनी का रंग कैसा होता है? तो किडनी लाल और हल्के भूरे कलर की एक बीज के समान आकृति वाली ग्रंथि होती है। ठीक, तो किडनी कैसी होती है? किडनी लाल और हल्के भूरे कलर की एक बीज के समान आकृति वाली ग्रंथि होती है। किडनी इज ए रेड ब्राउन कलर वेन शेप्ड ग्लैंड। किडनी पेरिटोनियम नामक जगह के अंदर पाई जाती है। तो किडनी कहाँ पाई जाती है? पेरिटोनियम नामक जगह में। किडनी की लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर और वेट 6 सेंटीमीटर और मोटाई कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर यानी थिक। और वजन कितना होता है? 150 ग्राम तक। ठीक, तो चौड़ाई कितनी? 6 सेंटीमीटर, लंबाई 12 सेंटीमीटर और मोटाई 3 सेंटीमीटर और वजन 150 ग्राम होता है, ये याद रखना। और किडनी पेरिटोनियम नामक जगह पर पाई जाती है। किडनी कहाँ पाई जाती है? पेरिटोनियम नामक कैविटी यानी जगह पर पाई जाती है। तो ये किडनी का डायग्राम है। और जो हमारा दाहिना हाथ होता है ना, तो दाहिने हाथ वाली किडनी थोड़ी कैसी होती है? तो राइट साइड वाली किडनी थोड़ी नीचे होती है और लेफ्ट साइड वाली किडनी थोड़ी ऊपर होती है। तो राइट साइड वाली किडनी कैसी होती है? थोड़ी नीचे, क्योंकि इस साइड लीवर पाया जाता है ज़्यादा। सीधी तरफ वाली किडनी कैसी होती है? सीधी तरफ लीवर के होने के कारण सीधी तरफ वाली किडनी थोड़ी नीचे होती है और उल्टी तरफ की किडनी थोड़ी ऊपर होती है। तो राइट साइड वाली किडनी थोड़ी नीचे होती है और लेफ्ट साइड वाली किडनी कैसी होती है? थोड़ी ऊपर होती है। किडनी यूरिनरी सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके कई भाग होते हैं, जैसे रेनल कैप्सूल, रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला। तो रेनल कैप्सूल को समझते हैं। यह एक पतली फाइब्रस की बनी परत होती है। यह पूरी किडनी को कवर करके रखती है। तो पूरी किडनी को कवर करके कौन रखता है? फाइब्रस की बनी परत पूरी किडनी को कवर करके रखती है। इसे क्या बोलते हैं? रेनल कैप्सूल। तो एक किडनी का डायग्राम है। कॉर्टेक्स कौन से भाग को बोलते हैं? तो आपको ए वाला कॉर्टेक्स भाग है, ऊपरी सबसे ऊपरी भाग क्या है? कॉर्टेक्स। इसके अंदर वाला क्या है? मेडुला। और इसके और अंदर जाओ मेडुला के, तो ये क्या है? रेनल आर्टरी। और ये क्या है? रेनल वेंस, किडनी, पेल्विस। और ये क्या है? यूरेटर। नीचे क्या है? यूरेटर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। रेनल कॉर्टेक्स बीज वाला भाग है। तो रेनल कॉर्टेक्स क्या होता है? बीज वाला भाग। रेनल कॉर्टेक्स बीज वाला भाग है। यह रीनल कैप्सूल के नीचे पाया जाता है और इस भाग में नेफ्रॉन का कुछ भाग जैसे ग्लोमेरुलास पाया जाता है। तो
पहले सबसे पहले क्या पाएगा? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहाँ है? किडनी के अंदर। और ये भाग क्या है? तो ये कॉर्टेक्स मेडुला। मेडुला यहाँ पर पाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। रेनाल मेडुला। रीनल मेडुला में 8 से 18 शंकु के समान आकृति वाली संरचना पाई जाती है। तो ये जो शंकु टाइप में दिख रहे, तो ये क्या है? रेनाल मेडुला। तो रीनल मेडुला में 8 से 18 शंकु के समान आकृति की संरचना पाई जाती है। रीनल मेडुला के दोनों तरफ रीनल आर्टरी और रीनल वेन पाई जाती हैं। तो रीनल वेन कौन सी है? रीनल आर्टरी ए है और रीनल वेंस ए है। रीनल वेंस और रीनल आर्टरी ए इन्हीं के आसपास हैं। ये किस में पाई जाती है? रीनल मेडुला में। और रीनल मेडुला में 8 से 18 शंकुओं के समान आकृति की संरचना वाली पाई जाती हैं। ठीक। शरीर यूरेटर। तो यूरेटर को जानते हैं। अभी अपन ने क्या क्या जाना? एक किडनी दोनों पढ़ ली, लेफ्ट राइट। और अब यूरेटर को समझते हैं। तो शरीर के 2 यूरेटर्स पाए जाते हैं। यह दोनों किडनी से जुड़ी रहती हैं। तो यूरेटर किसे बोलते हैं? किडनी से नली नीचे आई, जो 2 नली आई, इन्हें क्या बोलते हैं? यूरेटर। सामान्य यूरेटर की लंबाई कितनी होती है? लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर। तो इस नली की लंबाई कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर। यह यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लाने का कार्य करती है। तो यूरिन से यह यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लाने का कार्य करती है। ठीक। अब ब्लैडर को समझते हैं। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया इसमें? लेफ्ट किडनी, राइट किडनी और यूरेटर। अब पढ़ेंगे क्या? ब्लैडर और यूरेथर। तो यूरेथर से यानी यूरिन खत्म हो जाएगा। ये यूरिन बस मतलब यहीं तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यूरिनरी ब्लैडर को जानते हैं। यूरिनरी ब्लैडर यानी यूरिनरी ब्लैडर मसल से बना एक खोखला अंग होता है। यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर कैसा होता है? मसल से बना एक खोखला अंग होता है। यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को कुछ समय के लिए एकत्रित करके रखता है। तो यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है? यूरिन को कुछ समय के लिए एकत्रित करके रख सकता है। एक सामान्य यूरिन ब्लैडर 300 से 600 ml यूरिन एकत्रित कर सकता है। कितना? 300 से 600 ml यूरिन एकत्रित कर सकता है एक यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर डेंट्रोसोल मसल का बना होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर है जो, वो किसका बना होता है? डेंट्रोसोल मसल का। तो आपको डायग्राम से बताए दे रहे, ये है यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरिनरी ब्लैडर है। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। इसमें यानी मूत्र की थैली बोलो इसको। तो ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। और इसमें 300 से 600 ml तक मूत्र एकत्रित हो सकता है। यूरिन 300 से 600 ml तक यूरिन एकत्रित हो सकता है। इसके बाद उसको निकालना पड़ेगा। अब इसके बाद किसको समझते हैं अपन? यूरेथर को समझते हैं। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूरेथर यूरिनरी सिस्टम का अंतिम भाग होता है। इसकी लंबाई लगभग
तो यहाँ किडनी के बारे में, किडनी यहाँ तक कंप्लीट हो गया। किडनी के अंदर क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? किडनी के अंदर। तो इसको थोड़ा समझते हैं। नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन। एक किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? 1 मिलियन। नेफ्रॉन की लंबाई 1.2 से 2.2 इंच होती है। तो नेफ्रॉन की लंबाई कितनी होती है? 1.2 से 2.2 इंच तक। तो नेफ्रॉन को समझेंगे अब। नेफ्रॉन कहाँ से स्टार्ट होता है? अभिवाही धमनियों से। तो नेफ्रॉन कहाँ होता है? नेफ्रॉन किडनी के अंदर होता है और 10 से 12 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में पाए जाते हैं। और किडनी ही ब्लड को साफ करती है, मतलब ब्लड को साफ कौन करता है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? नेफ्रॉन किडनी में पाए जाते हैं। तो इसे समझते हैं। तो नेफ्रॉन की संरचना, एक नेफ्रॉन है पूरा, और ऐसे अपनी किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? तो लगभग 1 मिलियन। तो इनके पूरे नाम जान लेते हैं पहले। तो ये नलिका दिख रही है आपको पहले, तो सबसे पहले इसका नाम जान दें। तो ये क्या है? एफरेंट ऑर्टियोल। तो एफरेंट ऑर्टियोल पहले ये नलिका है। तो ये थोड़ी बड़ी होती है। फिर इसके बाद में यहाँ से दूसरी नलिका कौन सी आ गई? एफरेंट ऑर्टियोल, यानी एफरेंट ऑर्टियोल आ गई। ठीक। तो इसके बाद फिर तीसरी नलिका कौन सी आती है? बोमन कैप्सूल। तो इसकी खोज बोमेंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका नाम क्या पड़ गया? बोमेन कैप्सूल। इसके बाद कौन सी आई? तो इसके बाद अब ये बोमेंस कैप्सूल हो गया। अब इसके बाद किसकी है? कोशिका गुच्छ, यानी ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस कहाँ है? ये ग्लोमेरुलस है यहाँ पर। इसका नाम क्या है? ग्लोमेरुलस, यानी कोशिका गुच्छ। इसके बाद और आगे बढ़े तो ये मिल गया क्या? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, यानी पीसीटी। तो इसके बाद यहाँ आ गए, इसको क्या, एक कुंडलित जैसी है। तो इसका क्या नाम है? समीपस्थ कुंडलित नलिका। इंग्लिश में इसे क्या, शॉर्ट में इसका नाम है पीसीटी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। इसका नाम इंग्लिश में हो गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, यानी पीसीटी। ठीक। अब इसके बाद थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पर क्या मिलेगी अपन को? तो कैपिलरी नेटवर्क। तो यहाँ पर कैपिलरी नेटवर्क है इसका, यहाँ से इसका ये नेटवर्क है, कैपिलरी नेटवर्क। और इसके नीचे क्या है थोड़ा? तो इसे क्या बोलेंगे? लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले कहाँ है? ये यू के आकार का बना हुआ है जो। तो यहाँ लूप ऑफ हेनले, इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे पूरा। और इसके बाद एक कुंडलित नलिका दूसरी है, तो दूरस्थ कुंडलित नलिका। अब ये पास वाली थी तो इसको क्या बोलते थे? समीपस्थ कुंडलित नलिका बोलते थे। और ये दूर है तो इसे क्या बोल रहे? दूरस्थ कुंडलित नलिका। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो यह दूरस्थ कुंडलित नलिका हो गई। अब इसके बाद लास्ट में आए तो इसको क्या बोलेंगे?
संग्रहित नलिका यानी कलेक्टिंग डक्ट। तो ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है। संग्रहित नलिका। अब लास्ट वाली क्या है? यूरिन फ्लो, यानी यहाँ से यूरिन फ्लो बाहर, यहाँ से यूरिन बाहर। तो नेफ्रॉन की संरचना को समझ लिया। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? किडनी के अंदर। नेफ्रॉन ही रक्त को शुद्ध करते हैं, नेफ्रॉन से ही यूरिन निकलता है। ठीक, तो यूरिन फ्लो कहाँ से हो रहा? यहाँ लास्ट में। तो इन्हें समझते हैं डिटेल में। तो कोशिका गुच्छ। कोशिका गुच्छ को जानते हैं, यह अभी अपन ने देखा था बोमेन्स कैप्सूल कहाँ होता है, तो इसे जानते हैं। ठीक, इसे आगे डायग्राम से भी बताएंगे, और इसका डायग्राम इसमें भी है। एक कोशिका गुच्छ अभी देखा था ग्लोमेरुलस, अभी डायग्राम में दिखाया था बोमेन्स कैप्सूल। तो नेफ्रॉन के बोमन संपुट यानी बोमेन्स कैप्सूल वाले भाग में अभिवाहीय तथा अपवाही धमनियाँ मिलकर एक जालनुमा संरचना बनाती हैं, जिसे केशिकीय गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस कहा जाता है। नेफ्रॉन में सबसे पहले रक्त केशिकीय गुच्छ के द्वारा ही छाना जाता है। तो नेफ्रॉन में सबसे पहले रक्त को कहाँ छाना जाता है? केशिकीय गुच्छ के द्वारा ही छाना जाता है सबसे पहले। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अभी अपन ने बोमेन्स कैप्सूल को जाना, यानी केशिकीय गुच्छ को जाना। अब ग्लोमेरुलस को समझ लिया अपन ने, ग्लोमेरुलस यानी केशिकीय गुच्छ, बोमेन्स कैप्सूल को जान लिया। अब इसके बाद में पीसीटी को समझते हैं। तो पीसीटी कहाँ पर है? पीसीटी ये है, पीसीटी को हिंदी में समीपस्थ संबलित नलिका कहते हैं। समीपस्थ संबलित नलिका। ठीक, पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, तो इसको जानते हैं। बोमेन्स संपुट यानी बोमेन्स कैप्सूल का आगे की ओर विस्तारित भाग, जो कि एक घुमावदार नलिका के रूप में होता है, समीपस्थ संबलित नलिका यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब कहलाती है। यहाँ पर 70 से 80% जल खनिज एवं यहाँ पर जल खनिज एवं बाइकार्बोनेट्स का अवशोषण किया जाता है। यह हाइड्रोजन आयन का स्त्रावण करती है, जिसके कारण मूत्र की प्रकृति अम्लीय होती है। यह मूत्र के पीएच मान को नियंत्रित करता है। तो मूत्र के पीएच मान को नियंत्रित कौन करता है? पीसीटी। और पीसीटी पर 70 से 80% जल खनिज एवं बाइकार्बोनेट का अवशोषण होता है। और समीपस्थ संबलित नलिका कहाँ पाई जाती है? तो यह बोमेन्स कैप्सूल के पास ही पाई जाती है। ठीक, बोमेन्स कैप्सूल कहाँ है? ये है। और इसके बाद पीसीटी कहाँ है? यहाँ पर। तो एक समीपस्थ संबलित नलिका है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हेनले लूप को जानते हैं, जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें समझ रहे अपन। तो हेनले लूप को समझते हैं। नेफ्रॉन में यू आकार की संरचना। तो नेफ्रॉन में जो यू आकार की संरचना है, नेफ्रॉन में यू आकार की संरचना हेनले लूप कहलाती है। हेनले लूप क्या कहलाती है? यू आकार की संरचना नेफ्रॉन में यू आकार की संरचना हेनले लूप कहलाती है। हेनले का लूप लगभग 5% तक जल एवं सोडियम क्लोराइड का अवशोषण करता है। तो हेनले का लूप लगभग 5% जल एवं सोडियम क्लोराइड का अवशोषण करता है। ठीक,
तो हेनले का लूप ये है और ये क्या करता है 5% जल एवं सोडियम क्लोराइड का अवशोषण करता है। अब DCT को समझते हैं। तो DCT का फुल फॉर्म क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। तो DCT का फुल फॉर्म हो गया। DCT कहाँ है? दूर है, ये है DCT। तो इसको क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन का अंतिम भाग जो संग्राहक नलिका यानी कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा होता है। दूरस्थ संवलित नलिका यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब कहलाती है। यह लगभग 20% तक H2O यानी जल, सोडियम बाइक्लोराइड यानी NaCl और HCO3 यानी हाइड्रोकार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण का कार्य पूर्ण करती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अफरेंट एरेंटियल्स को समझते हैं। अफरेंट ऑरिटेरियल्स। तो अफरेंट एरिटेरियल्स कहाँ है? यहाँ पर। तो ये रक्त को कोशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस में पहुँचाती है। तो रक्त को ग्लोमेरुलस में कौन पहुँचाता है? अभिवाहनीय धमनियाँ यानी अफरेंट ऑरिटेरियल्स। अपवाहीय धमनियाँ यानी एफरेंट आर्टरियल्स। तो ये रक्त को केशिकीय गुच्छ से वापस लेकर जाती हैं। तो ये कहाँ है? यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। संग्राहक नलिकाएं कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पर हैं? इन्हें जानते हैं। कलेक्टिंग डक्ट जो अंत में मूत्र वाहिनियों से जुड़ा होता है। मानव नेफ्रॉन रक्त में मौजूद द्रव अवशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में निकालने में मदद करता है। तो कलेक्टिंग डक्ट सबसे लास्ट में होता है और यह मूत्र को बाहर निकालने में सहायता करता है, जो अंत में मूत्र वाहिनियों से जुड़ा होता है। मानव नेफ्रॉन रक्त में मौजूद द्रव अवशिष्ट पदार्थों की मूत्र के रूप में निकालने में मदद करता है। मूत्र वाहिनियों को समझते हैं। यूरेटर्स को तो इसको जानते हैं क्या होता है। मूत्र वाहिनियों के कार्य किडनी यानी वृक्क में मूत्राशय तक मूत्र को पहुंचाना है और मूत्र वाहिनी चिकनी पेशीय तंतु से बनने वाली नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाती हैं। ये आमतौर पर मानव वयस्क में 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। यूरेटर तो मूत्र वाहिनियाँ कौन सी हैं? ए हैं, ये दो दिख रही हैं, ये एक ए और एक ए हैं दोनों यूरेटर। तो ये मूत्र वाहिनियों के कार्य किडनी से मूत्राशय तक मूत्र को पहुंचाती हैं। किडनी से यहाँ तक क्या पहुंचाती हैं? मूत्र को यूरेटर द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक, इनका यही काम है। आगे बढ़ते हैं। मूत्राशय। अब मूत्राशय कौन सा है? ये है। इसे क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर को जानते हैं। यूरिनरी ब्लैडर मनुष्य में मौजूद एक खोखला अंग होता है जो यूरिनेशन द्वारा यूरिन के बाहर निकलने से पहले किडनी से मूत्र को स्टोर करता है और मूत्र वाहिनियों के माध्यम से ब्लैडर मूत्राशय में प्रवेश करता है और मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकलता है। तो यहाँ पर क्या समझे?
इस यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर मनुष्य में मौजूद एक खोखले अंग होता है जो यूरिनेशन द्वारा यूरिन के बाहर निकलने से पहले किडनी से मूत्र को स्टोर करता है। तो किडनी से स्टोर कौन करता है? किडनी से मूत्र निकला, यूरेटर के द्वारा यहाँ पर आया और यूरिनरी ब्लैडर ने मूत्र को एकत्रित कर लिया। ठीक, तो पूरी क्रिया क्या हुई? किडनी से मूत्र निकला तो यूरेटर में आया, इस नली का नाम है यूरेटर। अब यूरेटर से यहाँ पर आ गया यूरिनरी ब्लैडर में और इसमें स्टोर हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो गया, यानी मूत्राशय में स्टोर हो गया। अब इसके बाद क्या होता है? मूत्र वाहिनियों के माध्यम से ब्लैडर में प्रवेश करता है और यूरेटर के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो यूरेटर कहाँ है? लास्ट में, नीचे सबसे लास्ट में यूरेटर, इसके माध्यम से मूत्र बाहर निकल जाता है। ठीक, ब्लैडर को खाली करने की यानी पेशाब होने से पहले सामान्य वयस्क मानव में ब्लैडर 300 और 500 मिलीलीटर के बीच यूरिन को स्टोर कर सकता है। तो यूरिनरी ब्लैडर में कितना मूत्र बन सकता है, मतलब रख सकता है, स्टोर हो सकता है 300 से 500 ml तक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसको जानते हैं थोड़ा। किडनी में प्रति मिनट में औसत 125 मिलीलीटर और दिन भर में 180 लीटर रक्त फिल्टर होता है। तो किडनी में 1 मिनट में कितना रक्त और किडनी में प्रति मिनट में औसतन 125 ml रक्त फिल्टर होता है। तो किडनी में 1 मिनट में कितना रक्त फिल्टर हो जाता है? तो 125 ml। और एक दिन में कितने लीटर रक्त फिल्टर हो जाता है? तो 180 लीटर रक्त फिल्टर हो जाता है। एक दिन में कितना रक्त किडनी से फिल्टर हो जाता है? तो 180 लीटर। और 1 मिनट में 125 ml रक्त फिल्टर हो जाता है। ये बहुत ही ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और तो अब मूत्र में परसेंटेज जान लेते हैं, क्या कितना पाया जाता है। तो जल कितने 95% होता है मूत्र में। यूरिया 2.7% होता है। खनिज लवण 2% होते हैं और यूरिक अम्ल 0.3% होता है। मूत्र का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का रंग हल्का पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। मूत्र का पीएच 6 होता है, अर्थात मूत्र हल्का अम्लीय होता है। स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन 1.5 से 2.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। तो स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन 1.5 से 2.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। किडनी में बनने वाली पथरी को क्या कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्सलेट। किडनी में पथरी कैसे बनती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से किडनी में पथरी बन जाती है। तो इसको समझते हैं। किडनी में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। तो किडनी में बनने वाली पथरी किससे बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की। जब किडनी ठीक से कार्य करना बंद कर देते हैं तो तब रक्त से अवशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त तरल पदार्थों को निकालने के लिए डायलिसिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। डायलिसिस यानी रक्त परिसंचरण तंत्र, मतलब रक्त को फिल्टर करने वाली मशीन का नाम है डायलिसिस। ठीक, तो जब किडनी खराब हो जाती है यानी पथरी हो जाती है तो कौन सी मशीन लगती है? डायलिसिस प्रक्रिया द्वारा रक्त छनकर अंदर जाता है
डायलिसिस एक ऐसा उपचार है। डायलिसिस एक ऐसा उपचार है जो मशीन का उपयोग करके रक्त को फिल्टर और शुद्ध करता है। ठीक, तो डायलिसिस एक ऐसा उपचार है जो मशीन का उपयोग करके रक्त को फिल्टर और शुद्ध करता है। डायलिसिस कैसी है? मतलब एक मशीन है जो रक्त को फिल्टर करके शुद्ध करता है। तो डायलिसिस प्रक्रिया मतलब डायलिसिस मशीन को कब लगाया जाता है? जब किडनी खराब हो जाती है। और किडनी में पथरी कौन सी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट नामक पथरी होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो थ्योरी यहाँ कंप्लीट हो गई। अब प्रीवियस क्वेश्चन लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन शुरू करते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में अवशिष्ट के निष्कासन के लिए निम्नलिखित में से चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो सही क्रम कौन सा है? मूत्राशय, किडनी, मुख्य वाहिनी, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्रमार्ग। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। किडनी, मूत्राशय, मूत्रवाहिनियाँ और मूत्रमार्ग, तो ए भी सही नहीं है। अब इसके बाद में जैसे सबसे पहले क्या आएगी? किडनी, फिर मूत्रवाहिनियाँ, मूत्रवाहिनियों के बाद मूत्राशय, मूत्राशय के बाद मूत्रमार्ग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका राइट उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। पक्षी होते हैं, तो पक्षी कैसे होते हैं? यूरोकोटेलिक पक्षी होते हैं, यूरोकोटेलिक, क्योंकि उनमें क्या निकलता है? तो इनमें निकलता है, पक्षियों में निकलता है यूरिक एसिड। तो यूरोकोटेलिक होते हैं पक्षी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की किडनी में पथरी बनती है, मनुष्य की वृक्क में पथरी बनती है तो कैसे बनती है? वसाओं के विलाके से। ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी किडनी में बालू के कारण, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी किडनी में प्रोटीन्स के लोकेलाइजेशन से, तो ये भी गलत है। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। किडनी यानी वृक्क के पेल्विक में ऑक्जेलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से बनती है पथरी। ठीक, तो किडनी के पेल्विक में ऑक्जेलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से बनती है पथरी। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। तो यूरोक्रोम के कारण मनुष्य के मूत्र का रंग पीला होता है। यूरिया का निर्माण होता है, तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में, यकृत यानी। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए ठीक है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। कौन सा अंग अमोनिया को उत्सर्जन के लिए यूरिया में परिवर्तित करता है? तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कौन करता है? तो यकृत यानी लीवर। नेफ्रोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो नेफ्रोलॉजी किडनी के अध्ययन से संबंधित है। डायलिसिस का उपयोग रोगियों के लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन, तो डायलिसिस का उपयोग रोगियों के लिए किया जाता है तो किडनी की परेशानी हो, ऑप्शन नंबर बी, यानी वृक्क की परेशानी हो तो डायलिसिस का उपयोग
वृक्क की परेशानी के रोगियों के लिए किया जाता है, किडनी वाले के लिए। उस नलिका का चयन कीजिए जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर तक ले जाती है। तो उस नलिका का नाम क्या है? तो उस नलिका का चयन कीजिए जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर तक ले जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्यों? क्योंकि मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा तो इसके द्वारा मूत्र बाहर निकल जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हेयर पिन जैसी संरचना जो नेफ्रॉन का एक भाग है वह है। तो हेयर पिन जैसी संरचना जो नेफ्रॉन का एक भाग है वह है। तो यू आकार की संरचना कहाँ दिखाई देती है? तो हेनले लूप में। इसका सही उत्तर है हेनले लूप। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों एक कमेंट करें प्यारा सा कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।